Hi, dear viewers. Welcome to another session on partnership accounts. This is our second session on dissolution of partnership firm. In our previous session, we have discussed about the accounting procedure that we need to follow in case of dissolution of a partnership firm. So the steps that we have discussed was first was to preparation of realization account, then partners loan account, partners capital account, and finally the cash or bank account. In this session, we are going to talk about realization account. And some of the topics that we are going to discuss in this session, in addition to realization account, are format of realization account. Then we will discuss in detail the items appearing on the debit side of realization account and on the credit side of realization account. We will talk about steps of preparing realization account. Then we will talk about some journal entries that we need to pass at the time of dissolution of a partnership firm. We will discuss in detail the realization account expenses and the workman compensation fund. And after this, we will have one more session about dissolution of partnership firm, in which we will cover rest of the topics. तो जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। तो द डेफिनेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज it's a nominal account prepared at the time of dissolution of a partnership firm. The objectives of preparing realization account are as follows. Number one, for disposing of the assets, for paying off the liabilities to creditors, ascertaining profit or loss as a result of realization of assets and liabilities. So this is the bookish definition of realization account. तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो रिमेंबर, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं रखते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट जो जब भी हम किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं उस टाइम पे हम बनाते हैं। और इसको बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है कि डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स। डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि जब अब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसको खत्म कर रहे हैं। तो जब हमें बिजनेस ही नहीं करना है तो बिजनेस करने के लिए इनिशियली हमने जो भी एसेट्स एक्वायर किए थे, जो भी एसेट्स हमने लिए थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी सामान हमने लिया था, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है तो हम उनको बेच देंगे। और जब हम बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो अपने सारे खर्चे कैश में नहीं करता है। उसके ऊपर, हर बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज या कुछ ना कुछ देनदारियां रहती हैं। तो जब आपने एसेट्स को बेच दिया तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं या पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सब का हम पेमेंट कर देंगे। और जब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमने अपना बिजनेस इस वजह से बंद किया कि हमें लॉस हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी जो कि हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, या हमने अपनी पार्टनरशिप बनाई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया या जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो हमने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व करते टाइम जरूरी नहीं कि हर बारी हमें लॉस ही हो। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं या जब हम पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने प्रॉफिट में बंद किया या लॉस में बंद किया, वो भी हम निकालते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से।
अब हम बात करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट होता कैसा है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमारा मोर और लेस जो बाकी अकाउंट्स हैं जिनको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं उसी तरीके का होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट के भी दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं उसमें है हमारे सन्ड्री एसेट्स, यानी कि सन्ड्री एसेट्स का मतलब है जितने भी हमारे एसेट्स बैलेंस शीट पे हमें दिख रहे हैं हम उन सबको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद में हमारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट की एंट्री होती है डेबिट साइड की, जिसमें कि हम जो भी क्रेडिटर्स को आउटसाइड लाइबिलिटीज को जो भी हमने पे किया है उसका अमाउंट डालते हैं। उसके बाद में कई बारी हमारी कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं वो क्या हैं वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के अगेंस्ट पेमेंट किया उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में हम रिकॉर्ड करते हैं कि जब हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारे कुछ खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं और उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी हमें पेमेंट करना है। और ये जो पेमेंट है ये पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है तो इसलिए इसको भी हम डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं। उसके बाद में कई बारी क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो हैं वो कुछ लाइबिलिटीज को एज्यूम कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है ये जो लाइबिलिटी है ये हम जो जिसको भी ये पैसे देने हैं वो पार्टनरशिप फर्म ना देके पार्टनर उस लाइबिलिटी को पे करेगा, वो उस लाइबिलिटी को एज्यूम कर लेता है। और लास्ट में जो आइटम नंबर 7 है वो है कि जब जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर जब हमने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया अगर उस टाइम पे हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम सारे पार्टनर्स में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको हम एंटर करते हैं। जिसमें हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। उसके बाद में कई बारी हम कुछ रिजर्व्स बनाते हैं बैड या डाउटफुल डेट्स के लिए, वो भी हम क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स है, यानी कि जो हमने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की एंट्री की है यहाँ पे, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल की हमारी एंट्री है ये, अगर इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स यानी कि 10,000 रुपए के बिल्स रिसीवेबल थे और उसमें हमें लग रहा है कि 10% हमारा बिल्स रिसीवेबल का पैसा नहीं आएगा, तो उसके लिए अगर हमने कोई प्रोविजन बनाया तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट है हम उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। उसके बाद जो हमारी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे वो ये होगी कि जो भी हमने एसेट सेल किए थे, जो एसेट्स हम यहाँ पे डेबिट साइड में लेके आए थे, उन एसेट्स को सेल करके जो भी हमें पैसा मिलेगा वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि कई बारी पार्टनर्स जो है वो कुछ लाइबिलिटीज को एज्यूम कर लेते हैं, उसी तरह से कई बारी कुछ पार्टनर्स जो है कुछ एसेट्स को भी ले लेते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया है तो हम उसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड पे करेंगे। लास्ट अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री हम जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज किया और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज किया तो उसके बाद में या तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री डेबिट साइड पे होगी, और अगर हमें रियलाइजेशन के टाइम पे लॉस हुआ तो वो लॉस हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और यहाँ पे भी जितना भी लॉस होगा वो हम सारे पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स में इक्वल अमाउंट पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मूविंग फर्दर, अब हम जो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी हमारे आइटम्स थे हम एक एक करके उनको डिटेल में समझ लेते हैं।
एसेट्स का मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट साइड के जो आइटम्स है उसमें सबसे पहले एसेट्स होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी एसेट्स हमारे बैलेंस शीट पे दिख रहे हैं उसमें से कुछ चीजें हैं जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? ऑल द एसेट्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, partners account and profit and loss account showing debit balance are transferred at book value, that is at the value mentioned against these assets in the balance sheet. So जितने भी assets हैं हमारे उनको हम पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट में हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ एसेट्स हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। पहला है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या पार्टनर्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी वो डेबिट बैलेंस शो कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं करते हैं इवन दो दे आर अपियरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हियर note one thing, there is something called fictitious assets. The fictitious assets are also not transferred on the debit side of the realization account. Now what is fictitious assets and how they are dealt with, that we will discuss in detail at a later stage in this session. और जब भी आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट पे तो उसको हम हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने से मतलब है कि जो भी वैल्यू उनकी बैलेंस शीट में मेंशन्ड है, अगर हम बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स क्रिएट किया था, या डेटर्स के अगेंस्ट में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट्स किया था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप डेटर्स आपके 10,000 के हैं, उस पर आपने 10% का प्रोविजन क्रिएट किया था, यानी कि 1,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था। तो जब आप डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो यू विल ट्रांसफर देम फॉर द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड नॉट फॉर 9,000। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल हैं 10,000 के हैं, 1,000 का प्रोविजन आपने किया हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल भी हम 10,000 का ट्रांसफर करेंगे इन रियलाइजेशन अकाउंट, ना कि 9,000 का। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम था वो था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इफ क्रेडिटर्स आर अपियरिंग एट द लायबिलिटी साइड, reserve for discount on creditors will be shown at the debit side of realization account. In case creditors do not appear at the liability side, reserve for discount on creditors will be transferred to the credit side of partners capital account. अब जैसे हमने अपने डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए या डाउटफुल डेट्स रखा था, उसी तरीके से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो शायद हमें कुछ डिस्काउंट दे दें। तो अगर हमने रिजर्व बना के रखा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का, तो उसको हम जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये हम ट्रांसफर तभी करेंगे अगर हमारे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स शो हो रहे हैं, और अगर क्रेडिटर्स शो नहीं हो रहे तो दैट मीन्स द रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो है ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस रिजर्व विल आल्सो बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर रिजर्व। उसके बाद कैश और बैंक फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एनी अदर आउटसाइड लायबिलिटी। नाउ अगेन हियर market recorded liabilities, we are talking about recorded liabilities. Recorded liabilities are those liabilities which are appearing in the balance sheet. So payment of outside liability which has been transferred to the credit side of realization account must be shown at the debit side. The actual amount paid against the liability will be mentioned in the amount column at the debit side. It is immaterial whether the amount paid is more than the book value of liability or lesser than the book value. Outside liabilities must be paid. If amount is not specified, payment should be made at the book value. अब outside liability के लिए ये समझ लीजिए
कि आउटसाइड लायबिलिटीज को हम सबसे पहले तो क्या है क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम टू कैश और बैंक अकाउंट की एंट्री कर देते हैं डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। और जब हम आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं तो हमने एक्चुअल में जितना अमाउंट उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में पे किया है वो अमाउंट हम लिखेंगे अमाउंट कॉलम में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अमाउंट आपने पे किया है एक्चुअल अमाउंट वो बुक वैल्यू से ज्यादा है या बुक वैल्यू से कम है, आपने जो अमाउंट पे किया है वही अमाउंट आप लिखोगे। से फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिल्स पेबल था जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज, तो आपने जब बिल्स पेबल की एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो उसकी आपने बुक वैल्यू पे एंट्री की 10,000 रुपीज की, लेकिन जब आपने वो बिल्स पेबल की पेमेंट की तो आपने सिर्फ 9,000 रुपीज पे की। तो अब अमाउंट कॉलम में आप 10,000 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 9,000। वाइस वर्सा, अगर आपने बिल्स पेबल की एंट्री क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपए से की थी और एक्चुअली में आपने 11,000 रुपए पे किए हैं, तो आप पेमेंट्स करते टाइम डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, और उसमें जो अमाउंट लिखोगे वो आप 11,000 लिखोगे ना कि 10,000। अगर कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपका क्वेश्चन में लाइबिलिटी का अमाउंट मेंशन्ड है, से फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, और बाकी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है कि क्रेडिटर्स को आपने कितना पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उसकी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने उसको क्रेडिटर को 5,000 दिए, 10,000 दिए, 15,000 दिए, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो बुक वैल्यू थी उस आउटसाइड लाइबिलिटी की हमने उतना ही अमाउंट पे किया है। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, it's not specifying that whether you have paid 9,000, 10,000 or 11,000 to the creditor, so we will take the book value which is 10,000. Next item is the payment of unrecorded liabilities. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसका बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं है, बट आपको जो क्वेश्चन के नीचे नोट्स दिए होते हैं वहां पे मेंशन होता है कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹2,500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लें आप, ये लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थी क्योंकि ये बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही थी, तो इसलिए इसका पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। दैट मीन्स हम इस लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में शो नहीं करेंगे, बट टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के नाम से हमने जो 2,500 की पेमेंट की वो पेमेंट की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे और उसको मेंशन कर देंगे कि दिस पेमेंट इज मेड अगेंस्ट द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम। तो ये 4 आइटम हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आइटम नंबर 5 है टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सी, nothing happens for free. Even when you are going to dissolve your partnership firm, in order to sell your assets, in order to complete other formalities, you will definitely have to make some payments or you will incur some expenses. आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि फला फला कंपनी बंद हो रही है, उसका ये सामान है जो हमें बेचना है, तो न्यूज़पेपर के ऐड का खर्चा हो गया। आपको एसेट्स का वैल्यूएशन कराना है, आप जब एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें कुछ लीगल एक्सपेंसेस होंगे एंड ऑल दैट। तो इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है इसको भी हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे बिकॉज इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एक्सपेंस ऑफ द business. Then item number 6, to partners capital account for liabilities assumed by partner and or for payment of realization expenses to the partner. कई बारी क्या होता है कि कोई पार्टनर ये कहता है कि ठीक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो अभी मैं पे कर दूंगा और बाद में मैं कंपनी से पार्टनरशिप फॉर्म से जो है उस
एक्सपेंस का रियम्बर्समेंट ले लूंगा। तो अगर इस टाइप का केस है तब भी हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को ट्रीट करने के 4-5 तरीके हैं that we will discuss in detail later in this session. लास्ट एंट्री जो होती है डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, वो है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमने देखा कि सारी एंट्रीज करने के बाद, यानी कि यहाँ पे हम आइटम नंबर 6 तक की एंट्री कर लेते हैं ऑन द डेबिट साइड, और जब अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो क्रेडिट साइड में हम आइटम नंबर 9 तक की एंट्रीज करते हैं। उसके बाद में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करके देखते हैं, ये पता करने के लिए कि हमारे डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या हमारे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अगर तो हमारे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका मतलब है कि द पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड एट अ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उनको प्रॉफिट मिला। तो वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है विच इज एक्चुअली द बैलेंसिंग फिगर, वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उस प्रॉफिट को हम सारे पार्टनर्स में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट द items appearing on the debit side of realization account. Now let's look at the items appearing on the credit side of realization account. So item number 1, 2, 3, these items talks about the outside liability। जितनी भी outside liabilities हैं, चाहे वो creditors हो, bills payable हो, बैंक overdraft हो, या और भी कोई outside liability है जो बैलेंस शीट में है, उन सबको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। Again, mind it, we only transfer those liabilities which are appearing in the balance sheet side, on the liability side of balance sheet. अगर कोई liability footnote में mentioned है, there is an unrecorded liability of this much amount, या there is a outstanding bill which is not in the books of accounts, इस टाइप का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन के फुट नोट्स में दी हुई है तो हम उसको उस लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद में है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। समटाइम्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आर maintained against debtors. In such case, debtors are transferred at the original book value without excluding the reserve for bad debts to realization account. The logic for such treatment is that reserve has been maintained against existing assets. Debtors are shown at the debit side of realization account, so its provision will be shown on the credit side of realization account. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई रिजर्व किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट बनाते हैं, चाहे वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स हो, इन सबको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे करस्पॉन्डिंग एसेट्स को। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स। तो सॉरी, तो जब हम रिजर्व फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको जब क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसेट है विच इज डेटर्स, उसको हम ओरिजिनल बुक वैल्यू पे, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था आपको कि 10,000 के डेटर्स हैं, 1,000 का उस पर हमने रिजर्व बनाया फॉर रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स। तो हम डेटर्स को 10,000 पे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, और रिजर्व को हम 1,000 से एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सेम ट्रीटमेंट होगा। जो बिल्स रिसीवेबल है हम उसको ओरिजिनल बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे नेट अमाउंट के साथ। नेट अमाउंट से मतलब है कि आपका जो बिल्स रिसीवेबल है वो 10,000 रुपए के हैं, तो आप बिल्स रिसीवेबल को डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे 10,000 रुपए से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स को आप ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड पे 1,000 रुपए से। आइटम नंबर 6, by accumulated depreciation account or provision for depreciation or replacement. Depreciation is charged against assets. Provision for depreciation is maintained against assets. It will be shown at the credit side of realization account because assets have been shown at the debit side.
It is not an outside liability, so its payment is not required. It should be noted that if asset is not appearing at the asset side of the balance sheet, it will be transferred to the credit side of partners account. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, जब भी हम किसी भी एसेट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, तो हम इस पे क्या इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर एसेट हमारा बैलेंस शीट में शो कर रहा है तो एसेट को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट जो उसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट जो बना रखा है, ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो इसका हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है से 10,000 रुपीज, लेकिन एसेट साइड में फर्नीचर अकाउंट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का जो अमाउंट है उसको हम पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। और अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 10,000 एंड फर्नीचर 1 लाख रुपीज, दोनों चीजें अगर बैलेंस शीट में है तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और उसका अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे, उसका अमाउंट होगा 10,000 रुपीज। मूविंग ऑन, आइटम नंबर 7 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? दिस फंड इज मेंटेन टू मीट द लॉस अराइजिंग ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट की और उनको एक्सपेक्टेड था कि इस फंड से हमें इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसके फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कुछ लॉस हुआ, तो टू कवर दैट लॉस the partnership firm creates an investment fluctuation fund. The investment is shown at the debit side of realization account. So investment fluctuation fund will be transferred to the credit side. It is not an outside liability, so its payment is not required. It should be noted that if investment is not appearing at the asset side of balance sheet, it will be appropriated to transfer investment fluctuation fund to credit side of partners capital account. तो जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हमने बात की थी, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात की थी, या रिजर्व फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स की बात की थी, सेम जो है हमारा वो treatment है in regard to investment fluctuation fund. So this investment fluctuation fund sorry is also more or less like reserve. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे रियलाइजेशन अकाउंट के, और वो तब आप क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे जब इन्वेस्टमेंट इज अपियरिंग इन द लिस्ट ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आइटम इज बाय बैंक और कैश। दिस इज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो जब भी आप अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, account at the amount actually received from the sale of asset. Now, जब हम बाय कैश और बैंक अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट का, इसका मतलब है हम यहाँ पे वो एंट्री डाल रहे हैं कि एसेट्स को बेच के हमें जो पैसा मिला है उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज जैसे हमने लाइबिलिटीज के साथ किया था कि जो एक्चुअल अमाउंट हमने लाइबिलिटीज का पे किया है
वही अमाउंट हमने लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एसेट्स को बेच के जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिला है वो हम रिकॉर्ड करेंगे. इट इज इमटेरियल whether the amount received is more than the book value of the asset or lesser than it. 10,000 की हमारी मशीनरी थी, उसको जब हमने बेचा तो हमें अगर 12,000 मिले तो हम मशीनरी के आगे 12,000 लिखेंगे, ना कि 10,000. या इसका अगर हम उल्टा करते हैं, मशीनरी अकाउंट का हमारा बैलेंस था 10,000, लेकिन मशीनरी को जब हमने सेल किया तो हमें सिर्फ 8,000 रुपए मिले, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के आगे हम 8,000 रुपए लिखेंगे. तो one key thing that you should remember is when you are transferring the assets or liabilities to the realization account, that is the time when you will consider its book value. जब भी आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइम पे ही आप सिर्फ ये देखोगे कि उस पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी की बुक वैल्यू, यानी कि बैलेंस शीट में उसकी क्या वैल्यू दी है, वो हम कंसीडर करेंगे. जब हम लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो हम ये कंसीडर करेंगे कि एक्चुअल में हमने कितना पैसा दिया. उस टाइम पे बुक वैल्यू बिकम्स इमटेरियल फॉर अस. सिमिलरली जब हम एसेट्स के सेल ऑफ एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम यही चीज कंसीडर करेंगे कि उस पर्टिकुलर एसेट को बेच के हमें कितना पैसा मिला. और अगर लाइबिलिटी के बारे में ये नहीं बताया कि वो लाइबिलिटी के उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने कितना पैसा दिया है, तो हम बुक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे. सिमिलरली अगर हमने किसी एसेट को सेल किया तो और ये नहीं लिखा है स्पेसिफिकली, क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी है कि उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करके कितना पैसा मिला, तो हम वापस से बुक वैल्यू कंसीडर करेंगे. से फॉर एग्जांपल, in the balance sheet there was a building account amounting to 1,50,000, और क्वेश्चन में बिल्डिंग कितने में बिकी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि द बिल्डिंग वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू विच इज 1,50,000. जैसे कई बारी पार्टनर्स जो है वो लाइबिलिटीज को एज्यूम करते हैं, उसी तरीके से पार्टनर्स कई बारी एसेट्स को भी एज्यूम कर लेते हैं. तो जब भी पार्टनर्स किसी एसेट को लेते हैं तो एसेट की हमने बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया था डेबिट साइड में, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री, अब क्योंकि एसेट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट से बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो उस टाइम पे हम उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे, और इसकी एंट्री होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फॉर द एसेट टेकन बाय द पार्टनर. Item number 10, which is the last item on the credit side of realization account, is by loss transferred to partners capital account. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है लास्ट एंट्री करने से पहले, यानी कि लास्ट एंट्री करने से पहले कि लास्ट एंट्री करने से पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपने आइटम नंबर 6 तक की एंट्री की, और क्रेडिट साइड पे आपने आइटम नंबर 9 तक की एंट्रीज कर ली. तो वहां पे आइटम नंबर 6 तक की एंट्रीज पूरी की आपने डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड में आपने आइटम नंबर 9 तक की एंट्रीज पूरी की. ये एंट्रीज पूरी करने के बाद आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, और टोटल करके आप ये देखोगे कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. अगर आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, दैट मीन्स the realization of partnership firm or the dissolution of partnership firm has resulted in a loss, and this loss would be distributed among all the partners in their profit sharing ratio. So this is the last entry in the on the credit side of realization account. Moving further, now we will discuss the steps that you need to follow for preparation of realization account. The first step is transfer assets except cash in hand and bank appearing in the books of account to the debit side of realization account. And here mind it, we will not transfer the fictitious assets, which we will deal in a while. Second step is transfer outside liabilities to the credit side of realization account. उसके बाद show the disposal of assets at the credit side of realization account with the actual amount received.
अब आपके जो एसेट्स हैं, जब आपने स्टेप नंबर 1 में अपने जो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया, हो सकता है उनकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपए हो, लेकिन जब आप मार्केट में बेचने गए तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिले। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में जो आप अमाउंट लिखोगे कॉलम में, दैट वुड बी ₹1 लाख, नॉट ₹2 लाख, जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिला है। Then show the payment of outside liabilities at the agreed value or the book value at the debit side of realization account. यहाँ पे भी agreed value और you can say the actual value that you have paid. और अगर आपका किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ये मेंशन नहीं है कि उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपने कितना अमाउंट पे किया है, तो यू विल कंसीडर द बुक वैल्यू। सेम लॉजिक गोज फॉर एसेट्स ऑल्सो हियर। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट में किसी एसेट के अगेंस्ट में ये मेंशन नहीं है कि वो एसेट कितने में बिका है, तो आप जो बुक वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर 5, मेक पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस एट द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन account. Step number 6, show the disposal of unrecorded asset at the credit side of realization account. अब यहां पे देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है उसका हम सीधे सीधे रियलाइजेशन शो कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है दैट वी विल डिस्कस अगेन इन अ while from now. Step number 7, show the payment of unrecorded liabilities at the debit side of the realization account. Step number 9, transfer investment fluctuation fund, joint life policy reserve, depreciation or replacement reserve to the credit side of realization account if assets corresponding to these funds appear in the asset side of the balance sheet. अदरवाइज इन सारे फंड्स को हम सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके आएंगे। ये सारे फंड्स रिजर्व्स रियलाइजेशन अकाउंट में तभी आएंगे जबकि उनके करस्पॉन्डिंग एसेट्स जो है वो आपके बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम तभी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे अगर हमने डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया है। डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट रिजर्व फॉर मशीनरी ऐसे फॉर एग्जांपल, इसको हम क्रेडिट साइड पे तभी लेके आएंगे जब हमने मशीनरी को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया होगा। अदरवाइज all these balances of all these reserves and funds will be directly transferred to the partner's capital account and we will not at all enter them in the realization account. Last, close the realization account. If there is excess of credit side over debit side represents profit will be transferred to the credit side of partner's capital account, and if there is excess of debit side over the credit side, it shows loss, which will again be transferred to the debit side of partner's capital account. So these are the 9 steps. If you follow these 9 steps in the same sequence, the chances are very, very bleak that you will end up creating an erroneous realization account. 9 steps है, step by step follow करोगे, chances बहुत बहुत कम है कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट गलत हो जाए। Now, treatment of items on the asset side of balance sheet. Now we will discuss these items in detail. First of all the assets appearing in the balance sheet of the firm except cash, bank and fictitious assets are transferred to the realization account at their book value to its debit side, and to do this the following journal entry is passed. Realization account debit to sundry assets. So यहाँ पे हम journal entries इसलिए discuss कर रहे हैं because at times what happens is in the question it is mentioned that pass the necessary journal entry and prepare the required accounts, और कई बार सिर्फ होता है कि show the realization account या show the realization account, partners loan account and partners capital account, और show the बैंक और कैश अकाउंट। तो इट डिपेंड्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि यू नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज, सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज दैट यू नीड टू पास। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स में आप क्या कर सकते हो,
दो तरीके हैं ये जर्नल एंट्री पास करने के। पहला तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और जितने भी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको एसेट अकाउंट के सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करनी है, उन सब का टोटल करें, और टोटल करके वो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आप सन्ड्री एसेट्स के आगे लिख दें। दैट इज नंबर वन। द वे नंबर टू इज कि आप टू सन्ड्री एसेट्स लिखे, अमाउंट आप लिख दें, और नीचे जो है आप डिटेल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था कि आप अलग अलग एसेट्स को आप मेंशन कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू कार अकाउंट, दिस दैट व्हाटएवर अकाउंट्स आर देयर। यहाँ पे याद रखना, एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिस्टिशियस एसेट्स। नाउ only those assets which can be converted into cash are transferred to realization account, and the balance of all the fictitious assets are transferred to partners capital account. This is a very key point. Remember this. हम सिर्फ उन्हीं assets को realization account के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं जिनको कि हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फिस्टिशियस एसेट्स है उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ व्हाट इज फिस्टिशियस एसेट? फिस्टिशियस एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और रियलाइजेबल वैल्यू, बट द कंपनी शोज देम as a cash expenditure in the books of accounts. They are a part of the assets column in the financial statement, and they are expenses or losses that do not get written off during the accounting period of the occurrence. Accumulated loss या deferred revenue expenses. So these are some of the assets. This is the definition of fictitious assets. तो अगर कोई भी आपका accumulated loss या deferred revenue expenditure अगर कुछ भी आपका बैलेंस शीट में शो कर रहा है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इवन दो दे अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Then journal entry for transferring the balance of fictitious assets account to partners capital account. Partners capital account debit to profit and loss account or to deferred revenue expenditure account, जो भी केस होगा आप वो जर्नल एंट्री पास करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे मतलब है कि कई बार होता है कि the partnership firm has suffered a loss. Instead of distributing that loss among the partners in that particular accounting year, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, in hope that in future we will have sufficient profits and these losses will be covered by the anticipated profits in future. But इससे पहले कि ये जो losses हुए थे उनको हम write off करते, हमने decide किया कि we need to dissolve the partnership firm. So in that case, this accumulated loss would be distributed among all the partners. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कई बारी हम एक ही पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई एक बहुत बड़ा खर्चा कर लेते हैं, और वो जो खर्चा है वो इतना बड़ा है कि उसका जो बेनिफिट है आने वाले 3-4 साल 5 साल में हमें मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ दैट एंटायर एक्सपेंस इन वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, वी स्टार्ट राइटिंग ऑफ दैट expense year after year. Say for example, in one particular year you spend 10 lakh rupees on advertisement. आपने कहीं पे एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड बनवा दिया, या कहीं पे आपने एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा दिया टू डू द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर बिजनेस। अब वो जो आपने स्ट्रक्चर बनवाया वो 10 लाख रुपए का आपने बनवा दिया, लेकिन वो जो 10 लाख रुपए का आपने स्ट्रक्चर बनवाया, आपको पता है कि अगले 5 साल तक रहने वाला है, तो हर साल मैं जो 10 लाख रुपए का एक्सपेंस है उसमें से 2-2 लाख रुपए करके राइट ऑफ करूंगा। तो आपने से फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 इयर्स में वो एक्सपेंस राइट ऑफ किया, स्टिल उस एक्सपेंस में आपके 4 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है जो आने वाले 2 साल में आपको राइट ऑफ करना था। लेकिन इससे पहले कि आप वो एक्सपेंस राइट ऑफ करते,
आपका क्या हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो जो 4 लाख रुपए है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैविंग अ डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस है इसलिए इट वुड बी अपियरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस डेबिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए हमें उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसका हमें करस्पॉन्डिंग अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंस हमने किया था, ये एक्सपेंस सारे पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एंड दिस एंट्री वुड while passing this entry, whether you are distributing the accumulated loss or deferred revenue expenditure, partners capital account would be debited in their profit sharing ratio. Moving further, there may be some provisions appearing in the balance sheet on the asset side, such as provision for bad debt or provision for depreciation, etc., are transferred to the credit side of realization account. And to do this, the following journal entry is passed. Provision for bad debt, provision for depreciation, machinery replacement reserve और investment fluctuation funds account, ये सब हम realization account credit to realization account, और हम इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और जब हम इनको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे उस टाइम पे हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, हम इसको क्रेडिट साइड पे तभी लेके जाएंगे अगर हमारे पास डेटर्स हैं। Provision for depreciation, now these are the items which will be coming from the liability side of the balance sheet. तो provision for depreciation अगर है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे तभी लेके जाएंगे अगर हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर एसेट के लिए हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है वो एसेट अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इट वेरी क्लियरली शोज दैट इट इज रिलेटेड टू मशीनरी, इसको हम क्रेडिट साइड पे तभी लेके जाएंगे अगर हमारा मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व को हम तब लेके जाएंगे क्रेडिट साइड पे अगर मशीनरी हमारी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तभी हम लेके जाएंगे क्रेडिट साइड पे अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे है। मूविंग फर्दर, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेम जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया था उसी तरीके से हम लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे एक चीज हम याद रखना कि हम सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे विच आर आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आउटसाइड लाइबिलिटी। इसी तरीके से जो हमारे रिजर्व थे उसी तरीके से कई बार हमारे जैसे हमने प्रोविजंस को डिस्कस किया था उसी तरीके से देयर आर सम रिजर्व्स, सो देयर मे बी सम रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ balance sheet on the liability side such as general reserve, reserve fund, credit balance of profit and loss account, etc. are not transferred to realization account and transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. तो जैसे हमने पीछे यहाँ पे बात की थी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लॉस था जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया था वो हमने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया। मतलब ये जो लॉस था ये एक्चुअली में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था जो कि अभी तक हमने नहीं किया था, तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस करेक्टिंग एंट्री। सिमिलरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका भी केस है। इन द सेम वे जब हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो एज यू नो दैट रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से हम कुछ अमाउंट निकाल के हम एक पर्टिकुलर रिजर्व में डाल देते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उस फंड से पैसा निकाल के अपना काम चला सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट था, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का प्रॉफिट है उसमें से 20 रुपीज निकाल के हमने
एक साल फर्स्ट ईयर में जनरल रिजर्व में डाले, सेकेंड ईयर अगेन वी पुट 20 रुपीज इन द जनरल रिजर्व, थर्ड ईयर अगेन वी पुट 20 rupees in the general reserve. So ideally that 100 rupees should have been actually distributed among all the partners. But instead of distributing 100 rupees, we distributed only 80 rupees and 20 rupees were held back in the reserve account by the partnership firm. So actually that reserve account is nothing but accumulated undistributed profit. तो जो भी रिजर्व्स या फंड्स हमने क्रिएट किए हैं या जो भी कॉन्टिजेंसी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको भी हम पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं ये लायबिलिटी साइड पे आपके शो होंगी, और ये लायबिलिटी साइड पे शो हो रही हैं, इसका मतलब इन सब का क्रेडिट बैलेंस है। तो किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा उस अकाउंट को। तो जब हम इन अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं तो हमें पार्टनर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे एज पर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मूविंग फर्दर, balances of partners loan account is not transferred to the realization account because partners loan account are prepared separately and prepared and paid off separately, because repayment of loan by a partner to the firm must be paid off after paying out all outside liabilities and before payment of partners capital. तो इनिशियली जो मैंने आपको दिखाया था सीक्वेंस, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फाइनली हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फॉलोइंग द सेम लॉजिक, जब भी हमें बैलेंस शीट में अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट दिख रहा है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसको हम सेपरेटली बनाते हैं और वो अलग से पेमेंट होती है उसकी। उसका रीजन ये है कि पार्टनर का जो लोन है वो हम तब पे करेंगे जब हमने सारी आउटसाइड लायबिलिटीज पे कर दी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करने से पहले करते हैं। तो द पार्टनर्स लोन इज पेड between the payment of outside liabilities and partners capital. So that's why partners loan account is not transferred to the realization account. Then this term was coming again and again, recorded and unrecorded assets. Recorded और unrecorded assets में क्या है, जितने भी recorded assets appearing on the balance sheet are termed as recorded assets, whereas the assets which are not recorded in the books of accounts are termed as unrecorded assets. Simple. Whatever is appearing on the balance sheet is considered as a recorded asset or a recorded liability, and whatever is not appearing in the balance sheet is termed as unrecorded asset or liability. Both the types of assets are treated in the same manner and fashion. There is no separate treatment for recorded versus unrecorded assets. इसका मतलब जब आपका कोई एसेट है उसको जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसको हम दो ही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या तो हम उस एसेट को सेल कर दें या वो एसेट को कोई पार्टनर एज्यूम कर ले। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हैं। तो वेदर इट इज रिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट, इनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका यही दोनों में से कोई एक होगा। When the assets are sold for cash, cash or bank account to realization account, being assets sold off for cash. और यहाँ पे whether when the asset is sold for cash, the cash or bank account is debited and realization account is credited, as we have earlier debited realization account with the balances of various asset account were transferred to the realization account. अब यहाँ पे आपने जो पैसा आपको मिला है एसेट को बेच के, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, आपको जर्नल एंट्री यही करनी पड़ेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर कोई एसेट जो है वो पार्टनर ने एज्यूम कर लिया है तो आप पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। पार्टनर्स अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वेन एवर द पार्टनर इज एज्यूमिंग एनी एसेट that will reduce the balance of his
capital account or will reduce his or her claim on the assets of the firm on account of his capital account. So that is the reason we always debit partner's capital account, and whether that the asset that partner is assuming is recorded or unrecorded, that is not that we don't take into consideration here. पार्टनर ने कोई भी एसेट एज्यूम किया तो उसके लिए हम सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. When we talk about liabilities, this is something we have discussed just now. The liabilities which are appearing on the liability side of the balance sheet are termed as recorded liabilities, whereas the liabilities which are not recorded in the books of accounts, means which are not appearing on the liability side of the balance sheet, are termed as unrecorded liabilities. सेम जैसे हम एसेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे हम रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को ट्रीट करेंगे. यानी कि या तो हम उनका पैसा दे देंगे, उन लाइबिलिटीज के अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म विल मेक द पेमेंट, और द लाइबिलिटी विल बी अज्यूम्ड और टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. और इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? जब लाइबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. यहाँ पे अगेन सेम थिंग याद रखने वाली है कि जो लाइबिलिटी के अगेंस्ट में हमने एक्चुअल अमाउंट पे किया है वही हम लिखेंगे, ना कि बुक वैल्यू लिखेंगे. और अगर लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, इससे हमें यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं करना एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल और डिस्पोजल ऑफ द लाइबिलिटी. So here as I mentioned कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आपने जो एक्चुअल अमाउंट पे किया आप उसको कंसीडर करोगे, एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है या नहीं है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं. Similarly, when a partner agrees to take over some liability, the journal entry would be same. Realization account debit to partner's capital account. And when the same logic, when the partner is assuming some liability, that means his claim on towards the assets of the partnership firm will increase. That's why we are crediting the partner's capital account. तो जब भी पार्टनर कोई एसेट एज्यूम करता है तो उसका क्लेम कम हो जाता है, तो हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो था वो डेबिट किया, और जब पार्टनर कोई लाइबिलिटी एज्यूम करता है तो उसका क्लेम इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया यहाँ पे. मूविंग फर्दर, treatment of realization expenses. Now, before we discuss how to treat the realization account, let's try and understand what is realization expense. Even at the time of dissolution of a partnership firm, the firm must incur some expenses. The expenses incurred by the firm to realize the asset or to liquidate the liabilities of the firm on its dissolution are called realization or dissolution expenses. तो जब भी आप पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हो तो उसको क्लोज करते टाइम पे आपको जो एसेट्स हैं उनको बेचने में या लाइबिलिटीज को लिक्विडेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं विच आर रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नोन एज रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. तो किसी क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हो सकता है, किन्हीं क्वेश्चंस में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हो सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर वन एंड द same thing. Now let's discuss in detail that how what are the different ways of treating the realization expenses. There are 5 different ways in which the realization expenses can be treated or can be managed. First is realization expenses can be paid by the firm in cash. Realization expenses can be paid by a partner on behalf of firm.
A fixed amount is paid to a partner towards realization expenses and the partner has to bear the expenses. Realization expenses are to be borne by the partner and the expenses are paid by the firm. And lastly, the realization expenses are paid by a partner out of his or her pocket. So these are the 5 different ways in which the realization expenses can be treated. Now, let's look at these 5 different scenarios. What is the what journal entry we need to pass and why we are passing that journal entry. First is realization expenses are paid by the firm. So in this, we will pass a simple journal entry, that is realization expense account, a realization account debit to cash or bank account, because expenses, it will be recorded like any other expenses. So रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो जब भी हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे हमारा जो एक्सपेंस साइड है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी पेमेंट हम करते हैं वो सारा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो इसीलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और कैश और बैंक को क्रेडिट किया, बिकॉज पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। A fixed amount is paid to a partner towards realization expenses. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पार्टनर है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि भाई ठीक है, हम तेरे को एक 10,000 रुपए दे देंगे और यू विल हैव टू मैनेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमने उस पार्टनर को वो 10,000 रुपए दे दिया। अब उसके बाद में वो चाहे रियलाइजेशन के 10,000 लगे, 20,000 लगे, 25,000 लगे या 5,000 लगे, दैट इज पार्टनर्स प्रॉब्लम। तो व्हेन we agree to pay the amount to the partner as a realization expense, that means that will increase the claim of partner on the assets of the partnership firm. वो अमाउंट पार्टनर को पेबल हो गया ना, तो इसीलिए हम पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द कैश और बैंक अकाउंट। एंड एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ही हमारा, इसीलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को यहां पे भी डेबिट किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब हुआ क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो देने तो पार्टनरशिप फर्म को थे, किसी पार्टनर को अपने पॉकेट से नहीं देने थे। लेकिन उस टाइम पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो एक पार्टनर ने पे किए। तो दिस was the firm's liability, right, which was discharged by the partner on behalf of partnership firm. और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 है, उसके प्रोविजंस के मुताबिक अगर कभी भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कोई खर्चा अपनी पॉकेट से देता है तो उसको ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से उतना पैसा वापस ले ले। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो पार्टनर ने पे किए और वो जो पैसा उसने एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्च किया है वो पार्टनरशिप फर्म से वापस ले लेगा। तो इसीलिए जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट किया। बिकॉज इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि इन केस नंबर 2 और केस नंबर 3 अल्टीमेटली द फर्म हैज टू पे द अमाउंट टू पार्टनर, so that's why we are crediting the partner's capital account. Fourth scenario. In this scenario, what is happening is realization expenses to be borne by partner but paid by the firm on behalf of partner. किसी पार्टनर ने ये कहा कि ठीक है भाई, रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा वो मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में बियर करूंगा, लेकिन उस पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया था, वो जो पैसा था वो फर्म ने दे दिया। दैट मींस दिस वाज अ पर्सनल लाइबिलिटी व्हिच वाज पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्म डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स द रियलाइजेशन एक्सपेंस व्हिच वाज टू बी पेड बाय द पार्टनर, as the amount was to be paid by the partner, but the firm paid the amount on behalf of the partner. So the total amount payable to the partner will decrease the claim of partner on the assets of the partnership firm. Hence, the partner's capital account is debited, and this is an expense which is paid. So the bank or cash account needs to be debited. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पार्टनर जितना अमाउंट पार्टनर को एक्चुअली पे करना था उतना
अमाउंट पार्टनरशिप फर्म ने पे किया और उतने ही अमाउंट से हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसको डेबिट क्यों किया? यहां पे जब पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे, तो वो पैसा पार्टनर को मिलना था, तो इसलिए हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। और नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो पैसा था वो पार्टनर को देना था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने पे किया, इसीलिए हमने पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और चूंकि वो पैसा हमने पे किया था, तो इसीलिए हमने जो कैश या बैंक अकाउंट है उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। यहां पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट को इसलिए कंसीडर नहीं किया है बिकॉज इट वाज एग्रीड दैट द पार्टनर विल पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो देयर इज नो एंट्री फॉर रियलाइजेशन अकाउंट हियर। लास्ट सिनेरियो क्या है? लास्ट सिनेरियो में किसी पार्टनर ने बोला कि ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन which does not involve the firm or has no impact on the assets or liabilities of the partnership firm. I, as a partner, propose that we need to dissolve the partnership firm. Then the partner say, other partner said that, okay, whatever the realization expenses will be there, who will bear the realization expenses? I said, okay, I will bear the realization expenses and I will not claim it back. तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो मैं पे करूंगा और उस को मैं पार्टनरशिप फर्म से क्लेम भी नहीं करूंगा। तो दैट मींस दिस इज अ ट्रांजैक्शन which is happening outside the books of partnership firm, so we need not to pass any journal entry. Moving further, the last topic that we are going to discuss in today's session is workman compensation reserve and its treatment. So first of all, let's understand what is workman compensation reserve. Workman compensation reserve are funds set aside to pay the expenses of claims if someone is injured, disabled, or killed in the course of work. To meet legal and financial statutory obligations, self-employed company owners must maintain workman's compensation reserve to evaluate insurance premiums paid appropriately, ensure that the business has sufficient funds to fulfill its operational needs. तो देखो, you are running a factory, ठीक है, in partnership. When the people are coming to the workplace, they are prone to injuries. It may happen. Accidents may happen at any point in time, at any place. So if the person suffers an injury at the workplace, it is the liability of the owners of the workplace to compensate that employee sufficiently or adequately as per the law. So and you never know how much will be the compensation that you need to pay, because you cannot predict that what would be the magnitude of impact of that particular accident. अब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, या किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया या किसी की डेथ हो गई, तो ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होगा, तो आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपको कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सो to meet the legal and financial statutory obligations, तो जो भी लीगल या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जो ऑब्लिगेशंस एज पर लॉ है, उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर रिजर्व। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास सफिशिएंट पैसा हो ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आता है, दैट मीन्स अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, या वो डिसेबल हो गया, या उसकी जान चली गई, तो उसको कितना पैसा देना है, अगर वो कोई क्लेम आता है तो पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स हो टू ऑनर दैट
claim. So this is the whole concept of creating the workman compensation reserve. अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, इसके अलग अलग सिनेरियोज हैं. पहला सिनेरियो क्या है, इन केस देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. इसके 5 सिनेरियोज हैं. तो 5 सिनेरियोज में सबसे पहला तो ये है कि आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो बनाया था एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. सॉरी, इसके 4 सिनेरियोज हैं. तो आपने रिजर्व बनाया, लेकिन जब आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे उस टाइम तक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम था ही नहीं. तो जैसे कि हम बाकी रिजर्व्स को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी ट्रीट करेंगे. रिजर्व अगेन, रिजर्व हमने कहां से बनाया, प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में डाला. दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिवाइडेड प्रॉफिट. तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो रिजर्व का होगा क्रेडिट बैलेंस. तो जब क्रेडिट बैलेंस किसी अकाउंट का खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. बिकॉज बाय adding this amount to the partners capital account we will increase the balance of partners capital account, or by adding more profit to partners capital account the balance of partners capital account will increase. So that's why we are crediting the partners capital account. दूसरा सिनेरियो क्या है, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. दैट मीन्स बैलेंस ऑफ workman compensation reserve is rupees 10,000 and there is a claim against workman compensation reserve is only of 2,000. Then there is a surplus in workman compensation reserve of 8,000 rupees. 10,000 का रिजर्व था, 2,000 का क्लेम है, तो हमारे पास 8,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे. तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को तो हमें डेबिट करना ही है टू क्लोज इट आउट. रियलाइजेशन अकाउंट में हम डालेंगे वो अमाउंट जो हमें पे करना है. तो इस एग्जांपल में रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 2,000 रुपए एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस 8,000 रुपीज है दैट विल अगेन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. जितने का आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उतने का ही आपका लायबिलिटी है या क्लेम है. तो हम क्या करेंगे, अगेन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट तो हमें खत्म करना ही है तो इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया, और जितने के हमारी लायबिलिटी है उतना हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे. तो यहाँ पे क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हमारा बैलेंस है 10,000, उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो भी 10,000 है. देयर इज नो सरप्लस. सो एज देयर इज नो सरप्लस सो नथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Workman compensation reserve account debit 10,000 to realization account 10,000. अच्छा, in case the amount of liability is more than the amount of workman compensation reserve, that means for example the balance of workman compensation reserve is 10,000 and claim against workman compensation reserve is 15,000. तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद 10,000 ओनली. और जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लायबिलिटीज जो क्लेम है दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड लायबिलिटी. तो वहां पे जब हम आउटसाइड लायबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वहां पे हम 15,000 की एंट्री करेंगे. तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन के साथ ये चीज आप ध्यान रखें कि इफ द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज मोर then the balance of workman compensation reserve, then we will not treat it like this कि यहाँ पे हमारे पास सरप्लस था तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था और यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. वी विल नॉट डू दैट. जितना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का बैलेंस है वो पूरा का पूरा हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम जब एंट्री करेंगे पेमेंट की, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखो जो भी एंट्रीज हमने की है ना इनमें हम सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्लोज कर रहे हैं.
तो अगर यहाँ पे कोई क्लेम नहीं था तो हमने पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज किया। यहाँ पे हमारा जितना क्लेम था वो हमने रियलाइजेशन में डाला, बाकी का बैलेंस हमने डाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे जब दोनों बराबर थे तो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पूरा अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे कहीं भी हम क्लेम के पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो फोर्थ सिनेरियो उसमें भी वी विल नॉट टॉक अबाउट द पेमेंट। पेमेंट इज समथिंग वी विल डील सेपरेटली जस्ट लाइक एनी आउटसाइड लाइबिलिटी। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पूरा अमाउंट जो है 10,000 वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। और यहाँ पे जो ये क्लेम है 15,000 का, इसका यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। वी विल सिंपली ट्रांसफर द बैलेंस विच इज 10,000, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ दिस क्लेम वी विल actually pay 15,000. So that's pretty much in today's session. And soon we will come up with the third and the last session in this series of dissolution of partnership firm.